एमआईएम वाले भी तो काफी जज्बाती हो जाते हैं माइक के ऊपर। नहीं, माइक के ऊपर इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो जाते हैं कि अगर एक किसी की अच्छी न्यूज आ जाती है तो उसके खिलाफ में जो है एक नैरेटिव सेट कर दिया। जिनको टिकट चोर के को मिल गई, हाँ, तो काम करने लगे टीवी का, क्योंकि बिका हुआ पहले से पूरे। अच्छा, 47 सीट लाने के बाद एक को मेयर नहीं बना सकते, हाँ। पैसे के लिए कहीं भी चले जाते। एआईएमआईएम जो है वो काम कर रही है भिवंडी के अंदर, उसके बावजूद क्या आपको एक कैंडिडेट नहीं मिला जिसको आप अपना भिवंडी का मान के जो है उसको टिकट दे सकते? कांग्रेस पे टारगेट कर दिया है तो मुझे उसका जवाब तो देना ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने ही हमारे कैंडिडेट को बाहरी बोला था और इनको ऐसा बाहरी मिला कि इनके यहाँ कोई मिला ही नहीं। ठीक है ना, तो अपनी पार्टी के बारे में बेहतर सोचने की ज़रूरत है कि आपको कोई शहर से मिला नहीं, पूरी पार्टी में नहीं मिला, जो पार्टी के लीडर थे उनको चुनाव आते थे निकाल दिया गया। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 नवंबर, मतलब कल 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, पोलिंग हो गई और पोलिंग के बाद में बहुत सारे एग्जिट पोलों ने अपना एग्जिट पोल जो निकालते हैं उन्होंने अपने अपने आंकड़े सामने पेश किए। अब हम भी बैठे हैं हमारे भिवंडी के इलाके में। अब भिवंडी में किस तरह की पोलिंग हुई है, कौन सबसे आगे है, कौन पीछे रह गया है, किसने अच्छी फाइट करी, इसके ऊपर विश्लेषण करने के लिए आज हमने एक पैनल बुलाया है और इस पैनल में हमारे साथ में पार्टी से जुड़े हुए कई लोग हैं। जैसे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में नियाज सिद्दीकी जो कि नियाज चाय वाले के नाम से फेमस है, उसके साथ में हमारे पास साथ में है इकबाल सिद्दीकी जो कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के एक मेंबर भी है, साथ साथ में स्पोक पर्सन है कांग्रेस भिवंडी के, और अकरम खान जो कि अकरम बाबू के नाम से फेमस है। और अकरम भाई जो है ये AIMIM के लोकसभा क्षेत्र के जो है ये प्रभारी है भिवंडी के। तो इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनाव रहा है, किस तरह की लोगों ने लड़ाई की है, खास करके जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपक्ष उम्मीदवारों का क्या रोल रहा है। तो और हम जो है बात करेंगे भिवंडी वेस्ट की बात करेंगे ज़्यादातर, भिवंडी ईस्ट को भी थोड़ा सा जोड़ेंगे, लेकिन भिवंडी ईस्ट में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे तो इसके लिए उसका इतना ज़्यादा विश्लेषण हम लोग नहीं करके वेस्ट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग कांग्रेस से ही, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है महाविकास आघाड़ी में और आपका कैंडिडेट भी था। तो इकबाल भाई, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट चुना, वहां से शुरू करते हैं कि क्या पार्टी का चुनाव सही था कैंडिडेट के हिसाब से, कैंडिडेट को लेकर? मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने द वॉइस चैनल के डिबेट में हमें बुलाया। आपका पहला सवाल है कि कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में। बिल्कुल, कांग्रेस का कैंडिडेट बिल्कुल सही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। पार्टी तमाम सर्वे और तमाम हालात को देख कर के ही चुनाव करती है, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं है, वो बेहतर था, बेस्ट था जी। तो क्या उस कैंडिडेट को लेकर लोगों के अंदर जो शुरुआत में, जैसे कि खास करके आपके कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी दिखी दी है, तो फिर जो एक ये दिखा था कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे क्या उस कैंडिडेट को लेकर मतलब लोगों ने फिर उनको एक्सेप्ट किया, क्या उन्होंने उनको अपनाया और जो काम करने का जो स्पीड थी उसको बढ़ाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, आपने पहले ही शब्द कहा था, टिकट देखिए मांगने वाले ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि, और कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोगों ने टिकट मांगा था, लोगों ने फॉर्म भरे थे, जो फीस होती है वो भी भरे थे, लोग भाग दौड़ भी कर रहे थे। लेकिन पार्टी क्या है, जब दिल्ली में जो लोग बैठे हैं या महाराष्ट्र में बैठे हैं, हमारा अलायंस था, चीज़ों को तालमेल करके दिया जाता है कि भाई पूरब से एक मुस्लिम कैंडिडेट है, रईस शेख साहब लड़ रहे हैं जो कि अलायंस में थे, तो पश्चिम से ये बैलेंस करके टिकट दिया जाता है और पहले भी इस तरह की डिमांड रही है कि भाई बैलेंस होना चाहिए। तो नाराजगी 1-2 दिन की रहती है, सीधी सी बात रहेगी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम पार्टी के लीडर्स सभी एक मंच पर आकर के काम किए हैं और अच्छी कोशिश हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उसमें कोशिश की, हमारे प्रभारी आए थे शाह आलम साहब, उन्होंने कोशिश की, BM संधि साहब इंडिया के जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उन्होंने कोशिश की, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम किए हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएंगे।
किस रणनीति पे काम हुआ है, मतलब जो कि देखिए काम हो रहा है अलग होता है, लेकिन अब तो पोलिंग भी हो गई है जी। तो किस रणनीति पे काम हुआ है और क्या लग रहा है कि कितना % जो है पोलिंग आप इसमें से लिए है आपने? देखिए चुनाव दो ही मुद्दे पे होता है और दो ही मुद्दे पे होना भी चाहिए। एक तो अगर सरकार अच्छा काम की है तो सरकार के पक्ष में लोग सपोर्ट करें, सरकार काम अच्छा नहीं करी है या जो एमएलए है स्थानिक उसने काम नहीं किया तो उसके खिलाफ वोटिंग होती है। इस भिवंडी में एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को मिली थी, सरकार के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी थी। कांग्रेस पार्टी चूंकि लीड कर रही है पूरे महाराष्ट्र में, हम इन्हीं मुद्दों को जो सरकार की विफलता थी उसको लेकर के जनता के बीच में थे। स्थानिक आमदार के जो मुद्दे हैं उस पर थे कि जिस तरीके से 10 साल मौका मिला, जिस तरह से भिवंडी में काम होने चाहिए थे सरकार रहते हुए वो नहीं हुए थे। इन मुद्दों करके लेकर हमारा जो मैनिफेस्टो था राहुल जी ने जो बनाया था कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम 1500 लाडकी बहन योजना का दे रहे हैं, वो सिर्फ 2 महीने उन्होंने दिया है। राहुल जी ने वादा किया कि हम 3000 रुपए देंगे युवाओं को, जो युवा हैं बेरोजगार हैं, अगर उन्हें रोजगार नहीं है तो हम उनको मानधन देंगे। मैनिफेस्टो था उसी को आप लोगों ने जी उस मैनिफेस्टो को लेकर के वोट मांगा है। जी हाँ बिल्कुल उसको लेकर के वोट मांगा है। भिवंडी की जनता, कई भी जनता समझदार होती है, मैं समझता हूं कि उस तरीके से वोटिंग अगर हुई है जिस तरह से हमने काम किया है तो बिल्कुल हमारे पक्ष में नतीजे आएंगे। जी, अकरम भाई से लेते हैं अगला सवाल। अकरम भाई, आपकी पार्टी AIMIM ये हमेशा चर्चे में रहती है, कभी अच्छी कभी बुरे, मतलब कहीं ना कहीं जो चर्चा जो होते रहती है MIM की, तो यहाँ पे जो आपने लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से एक कैंडिडेट उतारा है सीधा भाईकल्ला से, और वो भी इस मॉडल पे कि पिछली बार भाईकल्ला से आकर रईस शेख जो है चुनाव जीत गए थे 17 दिनों में, और वैसे ही यहाँ पे जो है 17-18 दिन पहले जो है यहाँ पे AIMIM का एक कैंडिडेट उतारा जाता है भाईकल्ला से ही, वारिस पठान। तो क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रईस शेख जैसी वो फाइट दे पाए कि वो अपनी स्थिति बनाने में या तो अपने आप को अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो गए, किस तरह का ये था? तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि वारिस पठान ही क्यों भिवंडी से, हालांकि आप भी हो सकते थे कैंडिडेट और भी कोई हो सकता था कैंडिडेट भी MIM से, तो वारिस पठान ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं अकरम खान। वॉइस न्यूज़ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने के लिए फिरोज भाई। और जो ये इलेक्शन गुजरा, ये MLA का जो इलेक्शन विधानसभा का गुजरा, ये 15 दिन का जो था बहुत अच्छा रहा और MIM ने बहुत ज़ोर से काम किया है, पूरे भिवंडी वाले मिलके काम किए और इंशाल्लाह वोट तो अच्छा ही मिलेगा। और रही बात जो वारिस पठान को वहाँ से आने की भाईकल्ला से, तो ये पार्टी का फैसला रहता है। ये हम लोग जैसे भी ये अपने भाई बोले हैं कि अच्छा ही था, बाहर का वो भी बाहरी का है, कोई ऐसा नहीं नया चेहरा आया 6 महीना पहले, और वारिस पठान साहब तो 10 साल से पहले से। तो अब पार्टी का फैसला अपन कैसे बोल सकते हैं? इधर कम से कम 10 लोग भिवंडी के लोग भी लाइन में थे, यहाँ तक कि कांग्रेसी सबसे ज़्यादा थे उसके अंदर, कि वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेसी कभी कांग्रेस के हुए नहीं, ना वोटर ना कांग्रेस के वो कभी नहीं होते। वो कैसा है कि वो कहीं ना कहीं लाइन लगाए रहते, टिकट तो मांग रहे थे, MIM से नहीं मिली तो हम लोग बी टीम में हो जाते हैं। हाँ। और जिनको टिकट चोरके को मिल गई हाँ। तो काम करने लगे टीवी का, क्योंकि बिका हुए पहले से पूरे। अच्छा। 47 सीट लाने के बाद एक मेयर नहीं बना सकते, हाँ। पैसे के लिए कहीं भी चले जाते, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अपन लोग। नहीं, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे सवाल था कि वारिस पठान ही क्यों, तो आपने तो यहाँ पे कांग्रेस की जो है वो गिनानी शुरू कर दी, तो मतलब मेरा ये पूछना है कि वारिस पठान क्यों, क्या भिवंडी के अंदर कोई ऐसा एक मजबूत AIMIM का कैंडिडेट नहीं था? हालांकि भिवंडी में पिछली बार जो 44,000 वोट दिए थे असेंबली में, और उसके बाद में भी लगातार जो AIMIM जो है वो काम कर रही है भिवंडी के अंदर, उसके बावजूद क्या आपको एक कैंडिडेट नहीं मिला जिसको आप अपना भिवंडी का मान के जो है उसको टिकट दे सकते? तो कैसा ये पार्टी का फैसला है, उसके लिए अपन कुछ वो नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि पार्टी ने ही फैसला लिया, पार्टी ने फैसला लिया, जो लिया फैसला अच्छा लिया। हाँ। अब इंशाल्लाह रिजल्ट का इंतजार रहेगा। और तो ठीक है, रिजल्ट से पहले की बात करते हैं कि उनको टिकट मिला और पोलिंग तक क्या काम हुआ है, किस तरह से काम हुआ है, और किन रणनीति पर आपने वोट मांगा था जो आपको लग रहा है कि वोटर्स कन्वर्ट हुए हैं? विकास के नाम पे तो वोट मांगा गया था, क्योंकि पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का MLA है वो कुछ काम तो नहीं किया मुस्लिम एरिया में, खास करके मुस्लिम एरिया बात करो, दरगाह रोड पे चले जाओ और अगर कोई जी एक मिनट में काटना चाहूंगा, मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि इस पैनल डिस्कशन के लिए हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया था, बीजेपी से भी हमने बुलाया था, और बीजेपी का ही नाम आएगा, और अगर हमने नहीं बुलाया होता उनको तो वो एक अलग बात हो जाती थी, लेकिन हमने बाकायदा बीजेपी के लोगों को बुलाया था, इन्विटेशन दिया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आ सका, और भी जितनी पार्टियां हैं उनमें से भी हमने सभी को बुलाया था, तो कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, तो इसके अंदर किसी
किसी किस्म के ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमने सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाकर जो है डिस्कशन, अगर किसी पार्टी की आलोचना होती है या किसी की बड़ाई होती है या किसी कैंडिडेट की आलोचना होती है तो इसके अंदर हम जिम्मेदार नहीं है। अगर उनका कोई यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जवाब देने के लिए नहीं है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगर भाई आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। माफी चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए पिछले 10 सालों से भिवंडी वेस्ट के अंदर बैठा है जो काम नहीं कर रहा। भिवंडी का जो 10 साल का आमदार है वो भिवंडी के मुसलमानों के एरिया में तो काम नहीं किया है, ना किसी स्लम एरिया में काम किया है। उसका इलाका जो है वो नजराना के आगे देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास है। अंजू फाटा के आगे देख लो, एकदम ठीक ठाक है। वहाँ पे तो बोलते विलास पाटिल ने काम नहीं, विलास पाटिल जो काम किया है वो लेकिन है तो वही लोग का इलाका ना। हाँ। विलास पाटिल भी काम मुसलमानों के एरिया में नहीं करेगा और ना वो करने वाला है। अच्छा, वो तो सीधा सीधा एजेंडा के अंदर सीधा बोलता है कि मुसलमानों को फ्लैट तक नहीं देने का। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, मैं बता भी सकता हूँ अभी भी, जी देने का ही नहीं, जी। सीधा। किसने कहा था? महेश शुक्ल ने, अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ उसके लिए। नहीं, वो तो हमने भी देखा था फिर। वो तो देखिए, और पूरे भिवंडी को भी मालूम है कि वो सीधा सीधा मना ही करता है। तो वो विकास के नाम पे बात नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ एचएम पे वोट चाहिए। हाँ। मुसलमानों का वोट तो बिकाऊ तो है ही देखो, है। एक मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एक बताता हूँ कि अगर विकास के नाम पे वोट नहीं होता, अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं तो क्या विकास हिंदुओं को नहीं चाहिए? तो क्या विकास हिंदुओं को नहीं चाहिए? और फिर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उसको क्यों वोट करेंगे? अगर वो उनका भी विकास नहीं कर रहा है या फिर उनके लिए विकास नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं विकास तो करना है, विकास तो हो भाई। आप समझे मेरी बात? अभी है ना, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वोटर्स जो है तो वो तो ये दोनों जगह यही देखेगा ना। वो यही थोड़ी देखेगा कि यार ये आदमी जो है ये सिर्फ मुसलमान विरोधी बात करता है इसीलिए हमने इसको वोट देना है। ऐसा तो नॉन मुस्लिम अभी बीच में मैं डिबेट देखा था, कामतगर का था। वो क्या बोलते हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, हमको नल भी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हमको हिंदुत्व चाहिए। अच्छा। तो उनको वोट सिर्फ बीजेपी को करना है, कोई लेना देना नहीं है उससे। हमको तो सब कुछ देखना है। वो अपना लोग बोलते हैं देखा नहीं, बाकायदा सीधा सीधा। हमारे इधर तो एक भी आदमी नहीं बोलता कभी। एमआईएम वाले भी तो काफी जज्बाती हो जाते हैं माइक के ऊपर। नहीं, माइक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो जाते हैं कि अगर एक किसी की अच्छी न्यूज आ जाती है तो उसके खिलाफ में जो है एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। तो मतलब कहीं देखा है हमने कि जो एमआईएम के जो कार्यकर्ता है काफी जज्बाती होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं? देखो, एमआईएम के जो कार्यकर्ता है वो किसी बेलॉस काम करते हैं, किसी से ना पैसा लेते हैं ना कुछ काम कर, बिंदास। कोई भी आदमी पैसा लेता नहीं है और काम करता है, मजबूत है, और वो ना दिल से जुड़ा हुआ है। और जो दिल से जुड़ा रहता है उसके माफी का काम नहीं होता है तो फिर वो गलत हो जाता है। वो तो फिर तकलीफ होती है, तो तकलीफ होती है, जज्बाती हो जाता है वो। अच्छा, तो क्या ये जज्बात अभी इस इलेक्शन में देखने को मिले थे, इस विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिले थे? अरे जज्बात के साथ तो लोग काम किए हैं। हाँ। अजमेर नगर में जाके देख लो, पैसा कहीं हम लोग नहीं बांटे। हाँ। और बाकी देखेंगे टीबी का पैसा बट रहा था, बीजेपी का पैसा बट रहा था, कांग्रेस का पैसा बट रहा था, लेकिन एमआईएम का पैसा कोई देखा नहीं बांटते हुए। ठीक है, आप ये पार्टी ना सिर्फ सेंटीमेंट पे काम करती है और विकास के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम करती है। 1,80,000 वोटिंग हुई है पूरे वेस्ट के अंदर, तकरीबन 1,80,000। इसमें से क्या लगता है कि एआईएमआईएम ने कितने वोट लिए? देखो, जीत के करीब में रहेगी, चाहे फर्स्ट या सेकंड। एक मैं थोड़ा सा आपसे मैं चाहूंगा कि कितने परसेंट पे जीत है, मतलब कितने नंबर अगर करते हैं जीत का आंकड़ा तो कितने नंबर पे हो सकती है? देखिए, एमआईएम तो कहीं फाइट में है नहीं। चूंकि मैं अपनी बात किया था और चुनाव हो चुके, कोई ब्लेम लगाने का किसी पर कोई मतलब भी नहीं है। अब है आया गया कौन कहाँ से, और मैं अपनी ही बात किया था, लेकिन हमारे दोस्त ने कांग्रेस पे टारगेट कर दिया है तो मुझे उसका जवाब तो देना ज़रूरी है। क्योंकि इन लोगों ने ही हमारे कैंडिडेट को बाहरी बोला था और इनको ऐसा बाहरी मिला कि इनके यहाँ कोई मिला ही नहीं। ठीक है ना, तो अपनी पार्टी के बारे में बेहतर सोचने की ज़रूरत है कि आपको कोई शहर से मिला नहीं, पूरी पार्टी में नहीं मिला। जो पार्टी के लीडर थे उनको चुनाव आते थे निकाल दिया गया। तो सब चीज़ों पर तंज करने कोई मतलब नहीं होता है। ये वक्त नहीं है। हाँ, चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं जो वोटिंग हुई है उस पर वोट दिए। अब दया भाई को अगर बाहरी बोलेंगे तो ये तो भाई भिवंडी विधानसभा 3 विधानसभा थी, उसमें 3 में से 1 गिरा हुआ बनी है और उनकी ऑफिस तो यहीं पे उनकी गोपाल नगर में ऑफिस है डीवाई फाउंडेशन की, तो उनको बाहरी नहीं बोला जा सकता है। बाहरी जो था वो आपके कैंडिडेट आए थे और वो भी अपनी विधानसभा छोड़ के आए थे। फ्रेश कैंडिडेट होते कि कभी चुनाव नहीं लड़े होते और नए आ जाते, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी एक असेंबली थी, वहां से जीते हुए थे, उसके बाद हार गए, फिर उनको उसी असेंबली से इतने बड़े लीडर थे उनको टिकट नहीं मिला, फैयाज भाई को टिकट मिला तो उनको उठा के यहाँ पे थोप दिया गया। तो उस मुद्दे पे जाने कोई मतलब नहीं, चूंकि टच किया था जवाब देना जरूरी था। तो मेरा ये सवाल था कि कितने नंबर्स जो है विनिंग के लिए? हाँ, देखिए क्या है, ये चतुष्कोणी लड़ाई है, इसको मैं चतुष्कोणी लड़ाई है।
चार लोगों के बीच की लड़ाई मुझे नजर आई है। जो मार्जिन रहेगी चारों के बीच में वो बहुत थिन मार्जिन रहेगी। मैं समझता हूँ अगर किसी को 45 से 50 के बीच में वोट मिला तो वो विन रहेगा। 45 के 50 के बीच में चिकी वो विन रहेगा। ये है अब जी थोड़ा सा आप ये बता दीजिए हमको कि समाजवादी पार्टी मतलब आपके जो कैंडिडेट थे इस विधानसभा इलेक्शन की जो तैयारी पिछले 3 सालों से कर रहे थे, 2-3 सालों से जो है वो कर रहे थे। जैसे कोविड खत्म हुआ उन्होंने जो है अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर, कुछ एजुकेशन के नाम पर, कुछ हेल्थ के नाम पर उन्होंने वैन भी चलाया था पूरा। तो अब इतना सब तैयारी करने के बाद में उन्हें माओ विकास आघाड़ी से जो टिकट नहीं मिला, उन्होंने जो है फ्रेंडली फाइट के नाम पर जो है एक ये फॉर्म भरा है अपना। अब उसके बाद में कहां जाके खड़े हुए जब इलेक्शन खत्म हो गया है तो क्या स्थिति है? मेरा नाम नियाज भाई चाय वाला करके है। मैं जो है समाजवादी और अम्बेडकरवादी सोच का आदमी हूँ। मैं खुद बजाते खुद समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ ना। जी हाँ, ये क्लियर कर दिया आपने। नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ देखा महाराष्ट्र के अंदर, जैसे यहीं भिवंडी में रईस को ले लीजिए, वो बेचारे बहुत कम दिन में बहुत काफ़ी काम किया। और आप इनको रियाज आज़मी साहब को ले लीजिए कि आज 1-1.5-2 साल से उन्होंने खुद अपना पैसा लगा करके बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों का काम किया। और अबू आसिम आज़मी साहब को मैं देखता हूँ, मैं इसलिए उनको नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आजमगढ़ के, इसलिए मैं उनकी हिमायत करता हूँ। मैंने देखा कि माइनॉरिटी जो बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर दबाई जा रही है, माइनॉरिटी पर जो बहुत ज़्यादा अत्याचार जुल्म हो रहा है, अगर कोई बात कम व बेश अच्छी खराब बोलते हैं तो अबू आसिम आज़मी साहब ही बोलते हैं। जी, मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। हाँ, वो आवाज़ उठाते हैं। तो मैं जो है, मेरी अपनी सोच ऐसी है कि जो समाजवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, ये मिलजुल करके पूरे प्रदेश में अगर काम करें तो हम प्रदेश को, देश को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। बाकी जो पार्टियां और जो जात पात की बात करते हैं, एक सफाई दे दी है तो आपने एक जी डेफिनेशन हम बता दी। जी हाँ, कि समाजवादी पार्टी जो है इस चुनाव में भिवंडी वेस्ट के अंदर कहां खड़ी है, मेरा ये देखिए मेरे देखने में कांग्रेस पार्टी ने जो चुरगे साहब को टिकट दिया, बहुत अच्छा फैसला था उनका ना। हाँ, वो ये चाहते थे ना, कांग्रेस के लोग चाहते थे कि माइनॉरिटी का आदमी यहाँ चुन करके आए ना। जो समीकरण है आप उसको देखिए तो माइनॉरिटी का आदमी चुन के आता है ना। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने नहीं समझा, या दबाव में, या जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो इलेक्शन कैंपेन हुआ, जो पोलिंग हुई, जो वोट हुआ, उसमें सब मिला करके मैं ये देखता हूँ कि रियाज आज़मी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। किस आधार पे, किस बेस पे पर आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए कि 1 लाख के करीब जो है मुस्लिम वोटिंग हुई है और 80,000 जो है नॉन मुस्लिम वोटिंग हुई है। तो मतलब जो दिख रहा है, जो परसेंटेज जो आया है सामने 45 और 55 का परसेंटेज है। तो इसके अंदर अगर एक तरफा मतलब उसके ना मुसलमानों के अगर हम वोट देखेंगे 1 लाख में से, तो 1 लाख में से बहुत सारे वोट जो है कांग्रेस का जो अपना खुद का वोट बैंक है वहां चले गए हैं। कुछ वोट जो है एमआईएम, जो अभी ये तो बोलते कि हम तो जीत रहे हैं, तो वहां चले गए कुछ वोट। तो एक तरफा लेकर जो है यहाँ पे तो वोट नहीं पड़ रहे, एक तरफा वोट नहीं गिर रहे। तो किस तरह से, किस एंगल पे जो समाजवादी जीत रही है? देखिए, कुछ विलास पाटिल ने टीवी ने भी जो है वो काफी अच्छा वोट दिया है मुसलमानों का। देखिए, मैं चुनाव जो हो रहा था, इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद भी जा रहा था, साथ में घूम रहा था, तो जो रिस्पांस मिल रहा था वो बहुत बढ़िया रिस्पांस था ना। हाँ, उसमें जो अच्छे लोग आ रहे थे और अपने लोग, यानी जो समाजवादी के लोग जो तकरीर कर रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, जो इलेक्शन कैंपेन में बातें कह रहे थे, वो सब के सब जात पात की बात नहीं कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे थे, भड़काऊ बात नहीं कर रहे थे, बल्कि विकास की बात कर रहे थे। और रियाज आज़मी ने खुद ये बात कही है, और उन्होंने ये वादा किया है, तहैया किया है कि मैं जिस तरह पहले से काम करता रहा, कि मैं किसी लालच के नहीं, मुझे कुछ मिलना नहीं था, मुझे कुछ मिला हुआ पहले से नहीं था, लेकिन मैंने खिदमत के जज्बे से, मुल्क की खिदमत, अपने आवाम की खिदमत, अपने लोगों की खिदमत के गर्ज से मैंने जो काम किया है, मैं चुन करके आया। मुझे कोई वोट दे कि न दे, हाँ, जो लोग मुझे वोट दिए वो अभी वाह वाह नहीं दिए
मैं चुन के अगर आया तो एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं चुन के आया तो मैं ये जैसा काम पूरे क्षेत्र में करूंगा, और मैं पूरे क्षेत्र को जो ये वेस्ट विधानसभा क्षेत्र है बोले उसको इतना अच्छा बना दूंगा कि लोग मेरे नाम का याद करेंगे, और मैं मर के जाऊंगा तो अल्लाह ताला को भी मुझे जो है वहाँ पर मुझे पुण्य मिलेगा, सब मिलेगा। जी जी हाँ, कहता है ना। हर एक जो है अपने अपने मैनिफेस्टो दिए, हर एक ने अपने अपने जो है वादे बताए कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। हम बात कर रहे हैं रियल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि भाई कि कितने परसेंट वोट जो है वो समाजवादी पार्टी ने कल छिटकाए हैं, या कितने परसेंट वोट जो है अपने पेटी में अंदर, अपने गद्दे के अंदर किए हैं। तो इसके ऊपर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि कितने वोट जो है लग रहा है कि नहीं, एक 25,000, 50,000, 55,000, 65,000 जो है वोट समाजवादी ने जीते हैं? देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 200 सीट पर उनको वोट जो है किसी भी 200 बूथ पर, या 200 बूथ पर कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस पर कि उनको 300 वोट से कम मिला हो, उससे ज़्यादा मिला है, ये हमको हमारा अंदाज़ा है ना। क्योंकि 60-70 हज़ार वोट तो इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं खुद मैं न कभी समाजवादी के ड्रेस में रहा, न मैंने कभी टोपी लगाई, न मैं कहने में कभी ये बांधा। मैं घूम करके पूछा हूँ। जैसे कल मैं गया सुमनगर में, तो ये रिक्शा पर लोग बैठा रहे थे कि भाई वोट देने चलना है। तो बोले किसका रिक्शा है? बोले तुमको क्या करना है, वोट देना है। बोले मैं जो है साइकिल को वोट दूंगी, वो बेचारा पहले से काम कर रहा है इसलिए मैं साइकिल को ही वोट दूंगी ना। तो इस तरह की बातें मैंने जो है सैकड़ों जगह सुनी है ना। मैंने खाड़ी पार में घर घर में घूमा हूँ, जो मैं सोमा नगर, माधव नगर, विठल नगर में आया। मेरा जो सवाल था कि जी मुसलमान के वोट काफी बढ़ रहे हैं जी, तो बिना हिंदू के 20-22 हजार वोट लिए बिना जो है कोई कैंडिडेट जीत नहीं सकता है आज की स्थिति में, जो कि वेस्ट में बनी हुई है। देखिए तो ये समीकरण के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं आपसे, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तो क्या समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट भी मिले हैं क्या? मिले हैं उनको, हाँ उनको भी नॉन मुस्लिम का वोट मिला हुआ है, और ज़्यादा नहीं कुछ वोट मिला हुआ है। क्योंकि भंडारी कंपाउंड से कुछ लोग जो है मिले थे मुझसे, मेरी बात मैंने किया, मेरा काम था यही, इंक्वायरी करता था, पता लगाता था। तो वहाँ के लोगों का यही कहना था कि भाई हमारा काम करके दिए हैं। बोले अगर हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल हम जो भी आप बताओ हम काम कर देना। और बहुत खास बात, एक बहुत अच्छी बात सुनने को ये मिली कि जो आदमी रियाज आज़मी से काम कराया, एक काम उसका हो गया तो उसे फ़ोन नहीं करना पड़ता था, बल्कि रियाज आज़मी साहब की ऑफिस से फ़ोन जाता था कि आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और भाई कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। हाँ, इस तरह की बात लोगों ने मुझे बताई है, रियाज आज़मी ने मुझे नहीं बताया है, लोगों ने जिनका काम हुआ है उन्होंने ये बात बताई है ना। इसलिए एक मिनट, इसलिए इस बेस पर मैं जो है ना, हाँ मैं यही देख रहा हूँ कि उनको लोगों ने वोट दिया है, वो चुनाव जीतेंगे, और नहीं भी जीतेंगे तो उसके बाद भी वो काम करने वाले आदमी हैं। और ऐसे अभी जो काम है, जो सोशल वर्क किया, हाँ वो जारी रहेगा, और बहुत बेहतरीन आदमी है। देखिए सभी उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और हमेशा शाइस्तगी से बात करते हैं, कभी जात पात की बात नहीं करते। कभी आप कहीं देखेंगे कि नहीं कहीं उन्होंने कोई ऐसी बात किसी को कही जिसको नागवार लगे। तो इसलिए बहुत बेहतरीन उम्मीदवार थे, उनको देना चाहिए। उम्मीदवार तो वारिस पठान भी जो है वो तो एडवोकेट है, वो तो काफी पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है। लेकिन बात ये आ रही है कि क्या वारिस पठान को, या तो क्या एमआईएम को मुसलमान से हटकर वोट मिले हैं? थोड़ा उसके ऊपर मुसलमान से हटके तो हिंदू का वोट हमारे पास आएगा भी नहीं। जैसा बीजेपी का वोट एक तरफा गिरता है, वैसा मुसलमानों का भी वोट हमारे को एक तरफा गिरा। अपनी पार्टी से सेक्युलर वोट हटा दीजिए। हम लोग सेकुलर है ही नहीं, तो ये तो ओवैसी साहब तो बोलते हैं कि हमारी सेक्युलर पार्टी सेकुलर है, हम लोग नहीं सेकुलर। मैं फिलहाल मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मैं सेकुलर नहीं हूँ। अच्छा, पहले सेकुलरिज्म हमारे को दो, हमारे साथ इंसाफ करो, हम सेकुलर हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो तो खैर ठीक है, सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं। मैं इस डिबेट को ही टर्न करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने उससे पहले वाले कहा था कि इन्होंने पैसा बांटा, उन्होंने पैसा बांटा। मैं ये नहीं बोल सकता, चूंकि ये हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, एविडेंस नहीं दे सकते हैं। एविडेंस नहीं दे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ, प्रूफ करो, तो नहीं प्रूफ कर सकते, एक ऑफेंस है एक तरह से। लेकिन मैं इस टर्न कर रहा हूँ इस डिबेट को, मैं आया भी इसीलिए हूँ कि भिवंडी में जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। वोटिंग नहीं निकल रही थी, वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा था।
अगर विकास के नाम पे वोट मांगा गया पूरब में तो लोगों को वोट देने के लिए निकलना चाहिए था बड़ी तादाद में। अगर विकास नहीं हुआ है, बदलाव चाहिए था, तो भी लोगों को निकलना चाहिए था वोटिंग के लिए। 15 से 16%, 18% वोटिंग के बाद वोटिंग नहीं निकल रही थी। उसके लिए जो हथकंडे अपनाए गए हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि 15-16% जो आप बोल रहे हैं ये दो बजे का आंकड़ा है, 2 बजे का आंकड़ा है। उसके बाद में मैच 4 घंटे बचते हैं और 4 घंटे में फिर जो पोलिंग जो बाद में समझो हम अगर ऑफ रिकॉर्ड बोलेंगे कि पैसा चला है, हमें कोई हक नहीं है जनता को, मैं खुद भी अपने आप को जनता मान के बोल रहा हूँ कि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी पे उंगली उठाए, नेताओं पे। हमें कोई हक नहीं है कि हम फिर खराब सड़कों के लिए आवाज उठाएं। हमें कोई हक नहीं है कि खराब नालियों के लिए आवाज उठाएं। जब बदलाव के लिए वोट हो रहा है तो उसमें आवाम को निकलना चाहिए। ये मेरी कल से पीड़ा है, परसों से हमने ये महसूस किया है, ये महसूस किया है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के अंदर कड़ी धूप थी, और मैं समझता हूँ मेरे दोनों अगल बगल के जो डिबेट में बैठे वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि आवाम को निकलना चाहिए वोटिंग के लिए ना। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो निकलो। अगर आप वर्तमान एमएलए आपको पसंद था तो आप उसके लिए निकलते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि इनके उम्मीदवार ने काम बहुत किया है, तो काम के बुनियाद पर निकलना चाहिए था। हमारा एक एजेंडा था कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी फाइट कर रहे हैं, नफरत के खिलाफ कर रहे हैं, लोग आज परेशान है, लोगों को कहीं भी मारपीट दिया जा रहा है। तो ये पूरा महाराष्ट्र का चुनाव था ना, कोई गली का चुनाव तो नहीं था। महाराष्ट्र की सरकार बननी थी ना। लेकिन आवाम क्यों नहीं निकलती है इस चीजों के लिए? अभी कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा, कहीं कबड्डी होगी, मुशायरा होगा तो बिन बुलाए लोग पहुंचते हैं जहां से महाराष्ट्र। हाँ, लेकिन देखिए वो एक 2 लाख लोग हैं। वोटिंग कम से कम मैं समझता हूँ था कि 70% वोटिंग होनी चाहिए थी और बिन बुलाए निकलना चाहिए था। मुझे अफसोस हो रहा था कि लोग आके टेबल पे खड़े होकर भीड़ कर रहे थे, अपना यादी में नाम ढूंढ रहे थे। आज टेक्नोलॉजी के जमाना, हर आदमी के पास मोबाइल है। ये ना कहे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है या मोबाइल नहीं चला सकता है। उनके घर पे पर्चियां पहुंच रही थी, पार्टी के लोग दे रहे थे। मैं पार्टी से हटके डिबेट कर रहा हूं भाई कि पार्टी के लोग पहुंच रहे थे, सभी पार्टियों के लोग पहुंचा रहे थे। उसके बावजूद भी लोग टेबल पे आके भीड़ लगाए हैं, मेरी यादी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है। ये चीज, हाँ, ये अफसोसनाक है शहर के लिए। अगर इस तरीके से वोटिंग होगी, इस तरीके से होगा, तो मैं नहीं समझता कि मूवमेंट कोई तैयार होगा। लोग आंदोलन के लिए खड़े होंगे। लगातार लोग काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष क्यों, जनता के बीच में। कि चलो हम कुछ भी कर ले, आखिर में तो हमें पैसे। मैंने एक वीडियो डाला, अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो डाला था। इसका मतलब होगा कि लीडरशिप कोई काम नहीं करेगी, 4 साल मस्त मौज करेगी, 4.5 साल में लीडरशिप 6 महीना पहले शुरू करेगी, 20 दिन का इलेक्शन लड़ेगी, उसके बाद अपने घर बैठ जाएगी। धक्के खाओ तुम। जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। ये वाकई में शर्म की बात है। अगर कोई निकला नहीं है वोट करने के लिए, तो वाकई में शर्म की बात है। भिवंडी शहर के लिए भी, उसके बाद में फिर लोग भिवंडी को ताना देते हैं कि भिवंडी ऐसा है, भिवंडी वैसा है। भिवंडी के लोग कैसे, ये कल देखा गया। जी आप कुछ बोल रहे थे। जैसे इकबाल भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सच्चाई है कि जो हालात थे, जिस तरह के थे, लोगों को निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ को भी पहलू आप देखिए, लोग, जनता, आम जनता, नेताओं के काम धाम से, उनकी बातचीत से, उनका जो मामला से लोग जो है ना मुतमईन नहीं है ना। नेताओं का मामला ऐसा हो गया है ना कि मतलब जैसे कहा जाए कि भाई फला नेता है तो ऐसा फील होता है कि हमको गाली दे रहा है, ऐसा फील होता है कि जैसे हमको गाली दे रहा है। बराबर है, ऐसा हो रहा है ना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है ना। दूसरे माहौल ख़राब करने के लिए महापालिका के चुनाव में ऐसा हुआ, लोकसभा के चुनाव में कमोबेश ऐसा हुआ, दूसरे चुनाव में भी ऐसा हुआ। ये सब सारी चीज़ें मिला करके अब जा करके मामला दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बराबर, हाँ, अब खराब होती जा रही है। अच्छा, इसके लिए वही नेता कोई रास्ता नहीं कर रहा, कोई उपाय नहीं कर रहा है। बराबर, जो नेता कह रहा है कि कोई वोट नहीं दे रहा है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि भाई क्या उपाय है, क्योंकि वो उपाय नहीं कर रहा है। वो इस चक्कर में है कि मैं पैसा ज़्यादा कमा लूँ और कमाने का तरीका चाहे जो भी हो, ताकि कल मैं भी चुनाव जीत लूँ ना। ऐसा है, ये जो है ना, ये मामला जो है ये बहुत ही समझिए कि खतरनाक, हाँ, बहुत संगीन है, बहुत खतरनाक है। इसके लिए लोगों को बड़ी ईमानदारी के साथ आकर के फैसला करना चाहिए। नहीं तो मुझे यकीन है कि ज़्यादा नहीं 20 साल अब जाते थे, जमहूरियत जो टूट जाएगी, प्रजातंत्र जो है टूट जाएगा, नहीं रहेगा। थोड़ा एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा, क्योंकि लंबा हो रहा है और डिस्कशन, तो थोड़ा एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी कितने वोट ले रही है और जीत रही है कि नहीं जीत रही? थोड़ा सा ये एक आखिरी बस संक्षेप में। जीतने के लिए कम से कम 50,000 वोट चाहिए,
कम से कम 45 प्लस में अगर जिसको मिलेगा वही जीत सकता है। तो कमोबस आप लोग उतना वोट तो है, जिसे मार्जिन जो वोट आएगा ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है जीतने वाला, 5,000 4,000 बहुत से 10,000 के अंदर ही रहने वाला है। तो इंशाल्लाह उतना वोट तो अपन पहुँच रहे हैं। चूंकि इलेक्शन के दिन मैं सर्वे में था, शेलार से शुरू किया था, मिल्लत नगर होते हुए बारकिया, अमीनाबाद और महाड़ा सब घूमते हुए खाड़ी पार और पूरा समरू बाग से लेके मैंने देखा है कि कांग्रेस के पक्ष में साइलेंट वोटिंग थी। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग डर की वजह से ज़्यादा नहीं निकलते, वहाँ टेबल नहीं लगते, बहुत सारे मसले होते हैं। लोगों ने एक साइलेंट वोटिंग की है। मुझे ये उम्मीद है कि 301 बूथ पे जो वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस के पक्ष में वोट आएंगे, आने चाहिए। इसलिए हम यकीन करते हैं कि हमारी जीत होनी चाहिए महाराष्ट्र के हक में, यही उम्मीद करते हैं। कितना मतलब है, कितना पूरी आप वो वोट का अगर हम लोग एक आंकड़ा पकड़े कि 50,000 के अंदर है, 50,000 के नहीं, देखिए 50,000 के अंदर ही हार जीत का फैसला होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि चतुष्कोणीय लड़ाई है, 4 लोगों में लड़ाई है। अगर 40-40 पाते थे 1,60,000 यही वोट हो जाते हैं, 21,000 में नोटा और ये वो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट सब डिवाइड होंगे, तो अंदाजा वही है कि 45 प्लस जो रहेगा वो विनिंग रहेगा, चूंकि चतुष्कोणीय लड़ाई हुई है। ये क्या बोलते हैं, जो 4 लोगों की जो लड़ाई थी तो उसमें इन्होंने वोट जो है चारों ने अच्छे खासे खाए। शेयर की जी आप थोड़ा सा इसके अंदर आपने बता दिए कि समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है आपको कि कितने वोट लेकर के जीत रही है? बहुत अच्छे वोट से जो है रियासत में चुनाव जीत रहे हैं, रईस शेख भी चुनाव जीत रहे हैं, अबू आसिम आदमी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, अबू आसिम आदमी चुनाव जीत रहे हैं। ये सारे लोग चुनाव जीतेंगे और मैं समझता हूँ प्रदेश के हित में मजबूती से और बढ़िया अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है ना। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है, आप लोगों से भी, सारे लोगों से, कि जो समाजवादी सोच के लोग हैं उनको अम्बेडकरवादी सोच के लोगों से मिल कर के, हाँ, ये जो सारी गड़बड़ी है, हाँ, उसको सुधारा किया जा सकता है। सुधारा करने का एक ही रास्ता है कि समाजवादी सोच के लोग और अम्बेडकरवादी सोच के लोग मिल कर के और ये सब सारी जो बुराइयां हैं इसके खिलाफ तहरीक चलाएं। हमें आपको भी उस तहरीक में, उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए कि पैसे की जो रेल पेल है वो बंद हो, जो जात पात हिंदू मुसलमान धर्म मजहब की बात की जाती है वो बंद हो। और बहुत अफसोसनाक है कि अपने देश के अंदर गोबर की जो है और मूत्र पीने की वकालत की जाती है और दूध जो है नाक को पिलाया जाता है। ये जो सोच है ना, ये चीज़ बहुत खतरनाक है। ये ख़त्म हो करके, ये अंधविश्वास है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसकी बहुत सारे लोग वकालत करते हैं। जैसे अभी अकरम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि सिलेंडर 5,000 रुपये का हो जाए, गैस सिलेंडर 5,000 रुपये का हो जाए, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। ये बड़ी खतरनाक सोच है। उनकी ऐसे लोगों की सोच बदलने के लिए पूरे देश के अंदर सब लोगों को, अच्छे लोगों को सामने आकर के बाकायदा आंदोलन चलाना चाहिए और आंदोलन चला करके देश हित में काम करना चाहिए। हम आप जो है आज हैं, कल मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि हमारे नेता, हमारे जो अकाबिर थे, हमारे जो बाप थे, हमारे लोग थे, उन लोगों ने गलत काम किया और समझिए हम भुगत रहे हैं। अपील करना चाहता हूँ, चूंकि डिबेट लास्ट में है, कि चुनाव हो चुके हैं। मैंने पहले भी किया था, कहा था कि ये 15 दिन का चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाएगा, हम यहीं रहेंगे। आपसी रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, चुनाव 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। हमारे भिवंडी के आवाम से, यूथ से यही अपील है कि चुनाव पेटी में बंद हो चुका है, बड़ी बात कहने से अब कोई मतलब नहीं है। चुनाव जो जीते उसका स्वागत करिए और आपसी भाईचारे को बरकरार रखिए। टसन में कोई जीत गया, उल्टी नारेबाजी ये वो ना करे कोई, क्योंकि हमने भिवंडी को कुछ दिन पहले इस तरह के हालात में देखा था। तो भिवंडी को शांत रखने के लिए, भिवंडी को सुरक्षित रखने के लिए हर एक की जवाबदारी है कि जो जीते वो अपने आप को सबको समेट के लिए चले, जो हार जाए वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हार जीत हुई है। भिवंडी सबसे अहम है। जीतेगा तो कोई एक, हाँ, जीतेगा कोई एक है, तो उसमें ज़्यादा एक्साइटेड होकर के न ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत है, न जो गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है, न किसी आपस में टकराने की ज़रूरत है। दो अलग अलग विचारधारा के बगल में बैठे हैं, लेकिन हम डिबेट कर रहे हैं, पॉइंट्स पे कर रहे हैं। तो यही मेरी अपील है भिवंडी की आवाम से, खासतौर से युवाओं से, सोशल मीडिया के, कि आप अपने को संभाल के रखिए। आप इस देश के, इस शहर के बहुत जिम्मेदार है, बहुत अहम है। शुक्रिया। मैं जो है इकबाल भाई की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं भी इकबाल भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन भिवंडी की आवाम से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि ये वोट तो ख़त्म हो चुका है, जिस नाम पे भी वोट दिए हो, लेकिन अगले बार वो वोटिंग करे डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे,
ना कि वो 3 बजे के बाद के। हाँ, तो 3 3 बजे बजे के बाद बाद। वो 3 बजे बाद से बात बंद करे और जो भी काम करे डेवलपमेंट के नाम पे करे। वो 3 बजे वाला उधर गड़बड़ है, वो समझ में नहीं आता। एक मिनट है, एक मिनट। जो अकरम ने कहा, तो आप जो है रियाज आज़मी की आप तकरीर सुनिए कि पूरी तकरीर जितना उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा है, उन्होंने डेवलपमेंट की ही बात कही है। कहीं पर एक वर्ड भी उन्होंने जात पात धर्म मजाक हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। और उनका साथ देने का ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं उनके साथ में रहा। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ यहीं पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पैनल डिस्कशन, जहाँ पे 3 लोग थे और एक चौथा मैं, हम लोगों ने जो है एनालिसिस किया कि किस तरह से वोटिंग हुई है, क्या नंबर्स आएंगे। नंबर्स में आपको एक बार बता दूं कि 1,80,000 टोटल वोटिंग हुई है भिवंडी वेस्ट के अंदर। मतलब ये 54% जो है ये आंकड़ा है 54% का। और इसमें अब अगर किसी को जीतना है तो 50-55 हजार वोट जो है जरूरी है। 50-55 हजार वोट इसके खाते में जाते हैं तो हो सकता है कि जीत उनको मिलेगी। अब ये 23 तारीख को जब डब्बा खुलेगा, पिटारा खुलेगा, तो पिटारे में से क्या निकलता है ये हमें देखना है। हर कोई एक्साइटेड है और हम भी देखेंगे। लेकिन अगर कुछ नतीजे अगर आपके विपरीत आते हैं तो इसके ऊपर जो है अपने आपा ना खोए, अपने आक्रोश को काबू में रखे और जो आया है उसे एक्सेप्ट करें। इसी के साथ हम आज का पैनल डिस्कशन खत्म करते हैं। और यही बात हम ईस्ट वालों से भी कहेंगे कि ईस्ट में भी जो वोटिंग हुई है वो 1,95,000 के आसपास में हुई है। मतलब वो 51%, मतलब 50% के आसपास में ही वो वोटिंग हुई है। अब इसके अंदर क्या नतीजे आते हैं ये भी कुछ चौंकाने वाली बात है कि मतलब अगर रईस शेख आ जाते हैं, लोगों ने बोला कि वो सिटिंग एमएलए अपने काम पे आएंगे, और अगर संतोष जी आते हैं तो वो अपने प्रचार के दम पर और अपने क्या कहेंगे कि अपनी चुनावी रणनीति के दम पर आएंगे। तो जो भी आते हैं उसे एक्सेप्ट करना है और अपने आक्रोश को काबू में रखना है, अपने एक्साइटमेंट को काबू में रखना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आगे और इसी तरह की चर्चा, चुनावी डिबेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं फिरोज मेमन, दवाई से, थैंक यू।